जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, ऐसा कौन सा आरबीआई का ब्रह्मास्त्र है जिसको अगर आप यूज कर लो, जिसका अगर आप लोग सही तरीके से उपयोग कर लो या फिर उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लो तो ये रिकवरी वाले आपके घर आना तो दूर की बात है, कभी आपको कॉल भी नहीं करेंगे और ना ही कभी आपको परेशान करेंगे। बहुत सारे हमारे भाइयों के मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, वो पूछते हैं कि सर, ये रिकवरी को रोकना क्या किसी तरीके से पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो क्या वो तरीका है? और क्या ये सच में लीगल होता है इस प्रकार की कोई रिकवरी करना, होम विजिट करना, कॉल करना? तो देखो, अगर एक शब्द में मैं कहूँ सिंपली तरीके से तो ठीक है कि रिकवरी करना लीगल है, ठीक है? लेकिन आरबीआई ने इतनी ज़्यादा पाबंदी लगा रखी है उसके ऊपर, इतनी ज़्यादा पाबंदी लगा रखी है कि अगर वो उस तरीके से रिकवरी करे ना तो आपको कभी प्रॉब्लम हो ही ना। आरबीआई ने इस प्रकार के रूल बना रखे हैं और अभी 1 जुलाई के बाद से तो रूल और ज़्यादा कड़क होने वाले हैं। मतलब और ज़्यादा रूल आप लोगों के लिए, आप लोग जो बोलते हो ना कि सर मेरे घर में शादी होने वाली है या फिर मेरे को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो लोग अभी मेरे घर पे ना आएँ। तो आप 1 जुलाई के बाद से उसको लिए भी लेटर भेज सकते हो बैंक को और उन्हें मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो बैंक के ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। समझ रहे हो? अब आरबीआई के इस ब्रह्मास्त्र को किस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो? बहुत सारे लोग जो हैं इस आरबीआई के ब्रह्मास्त्र के बारे में जानते हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाते, और अगर करते भी हैं तो इतना गलत करते हैं कि बाद में खुद इसको गाली देते फिरते हैं। मैं समझाता हूँ होता क्या है। तो इस आरबीआई के ब्रह्मास्त्र का नाम है आरबीआई ओम्बोसमेंट, ठीक है? या फिर आरबीआई पोर्टल भी कई लोग इसको कहते हैं। आरबीआई में जो कंप्लेंट्स करी जाती हैं, अब मैक्सिमम जो आरबीआई में कंप्लेंट करी जाती हैं वो 90% गलत तरीके से करी जा रही हैं, जिसकी वजह से उनकी कंप्लेंट क्लोज भी होती है। सेकेंडरी चीज, उनकी जो रिकवरी है वो भी नहीं रुकती है। अब मैं आपको एक सब्सक्राइबर का जो मेरा एक किस्सा है उससे आप लोगों को समझाने की ट्राई करूंगा। तो मैंने पिछले कुछ 2-3 महीने पहले एक वीडियो डाला था, ठीक है, इसी के रिगार्डिंग कि आप लोग आरबीआई में कंप्लेंट करके कैसे अपनी विजिट वगैरह को रोक सकते हो, ठीक है? तो जो ये महाशय थे इन्होंने करा कमेंट उस पे कि ऐसा कुछ नहीं रुकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और बाद में इन्होंने, इनका जो नाम था ना उस पे तो वो मैच कर रहा था, इनका इन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज भी करा। तो मैंने मैसेज में पूछ लिया कि भाई साहब ऐसा क्यों, क्या मतलब आपका काम नहीं हुआ क्या? व्हाट्सएप पे आपने मतलब आपने कंप्लेंट वगैरह करी, उसके बाद आपको तब भी आपके घर पे विजिट हुई हो? तो कह रहा हाँ हुई। तो मैंने बोला अच्छा दिखाओ आपने कंप्लेंट वगैरह कैसे करी है, क्या नहीं है। तो उन्होंने एक मेल का वो भेजा मेरे को, ठीक है, कि सर देखो मैंने आरबीआई को ये मेल करा था, ठीक है। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई साहब आरबीआई को मेल नहीं करना होता है। आरबीआई को अगर आप मेल करोगे, ठीक है, मेल आईडी लेके, जो मैं अपनी वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि आप लोगों को आरबीआई को मेल नहीं करना, आपको बैंक को मेल करना है कंप्लेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। आरबीआई का एक पूरा पोर्टल बना हुआ है, आरबीआई सचेत करके, और आरबीआई सीएमएस भी आप लोग लिखोगे तो भी आ जाएगा वहां पर, ठीक है। जो पहली वेबसाइट खुलती है उसी को खोल लो, वहीं पर आप लोग कंप्लेंट पूरी पोर्टल के द्वारा अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। कि वहां पर प्रूफ भी सबमिट आपको करना होता है, आपको अपना नाम, एड्रेस, नंबर, सारी डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ती है। आप पुरानी भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आप रियल वाली ही दो, ठीक है। हाँ, नंबर और मेल आईडी कंपलसरी है, वो आपको ऐसी देनी होगी जो आप यूज करो, ठीक है। बट बाकी डिटेल आप ऐसे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वहाँ सारा नंबर लिया जाता है, सब कुछ करा जाता है, उसके बाद कंप्लेंट होके आपको एसएमएस और मेल पे आ जाता है। अब क्लाइंट बोल रहा है कि सर अच्छा मैंने ऐसा नहीं करा था, तभी इसकी वजह से शायद रिकवरी मेरी नहीं रुकी होगी। एक महाशय के बारे में और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। उन्होंने कंप्लेंट करी, उनकी भी नहीं रुकी रिकवरी, क्यों नहीं रुकी होगी? तो मैंने उन पे पूछा कि भाई साहब ठीक है, आपने मेरी जब से उनसे बात हो रही थी तो उस टाइम पे आई गेस 14 या 15 तारीख हो रही होगी, ठीक है। तो मैंने बोला आपने आरबीआई में कंप्लेंट कब करी है? तो उन्होंने बोला सर मैंने जो कंप्लेंट करी है वो 2 तारीख को करी है और इन्होंने क्लोज कर दी, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा 2 तारीख को आपने करी तो क्लोज हो गई, आपकी ईएमआई कब कटती थी? तो उन्होंने कहा सर 22 तारीख को कटती थी। अब एक बात बताओ, आरबीआई ने मैंडेटरी कर रखा है कि आप लोग पहले बैंक को कंप्लेंट करोगे, उसके 30 दिन के बाद ही आप लोग आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इन भाई साहब का डिफ़ॉल्ट ही हुआ है 22 तारीख को, इन्होंने 2 तारीख को कंप्लेंट कर दी 10 दिन के बाद। 30 दिन तो डिफ़ॉल्ट को भी कंप्लीट नहीं हुए, जो कि इन्होंने आरबीआई में सीधे कंप्लेंट डाल दी, तो उनकी कंप्लेंट क्लोज़ होनी ही थी, समझे? उनकी कंप्लेंट क्लोज़ होनी थी, उनकी रिकवरी भी नहीं रुकेगी, बाद में ये लोग सोचेंगे कि आरबीआई से कुछ होता भी नहीं है।
जेन्युइनली अगर मैं कहूँ तो, समझ रहे हो? अब इसको करने का सही तरीका क्या है, मैं समझाता हूँ और इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं ये भी समझाएँगे, ठीक है? तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी होगी, जैसे ही आपका डिफ़ॉल्ट होता है, या तो आप प्रायर नोटिस भेजो या फिर मेल करो बैंक को, ताकि वो जो मेल या प्रायर नोटिस होगा ना, वो एज़ अ प्रूफ कि हमने ये डाला था 30 दिन पहले, कंप्लेंट में लग जाए, समझ रहे हो? जब आप वो मेल या वो क्या कहते हैं, मेल या प्रायर नोटिस भेज दोगे, उसके 30 डेज़ के बाद आप लोग आरबीआई के पोर्टल पे जाओ, वहाँ पर इसको सबमिट करो और सारी कंप्लेंट वगैरह डालो। अब लोगों को लगेगा एक बार पोर्टल पे कंप्लेंट करने से आखिरकार हो क्या जाएगा? देखो मैं 101 बार आप लोगों को बता चुका हूँ वीडियो में कि भाई साहब जो रिकवरी है, वो कोई भी बैंक या एनबीएफसी नहीं करती, वो करते हैं थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स। और ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट बहुत छोटी-सी एजेंसी में काम करते हैं। मतलब ये होगा कि 2-4 कमरों की एजेंसी होगी, उसमें 10 लोग, कोई कॉलिंग कर रहा है, कोई विज़िट कर रहा है। मतलब ये है कि 2 घंटा कॉलिंग पे काम कर रहा है, 2 घंटे के बाद विज़िट पे जा रहा है, ऐसा काम करते हैं वो लोग। और उसका जो ओनर होता है, वो भी ज़्यादातर वो रिकवरी एजेंट होते हैं, जो पहले-पहले रिकवरी करा करते थे, अब उन्होंने डीआरए का लाइसेंस लेके अपनी रिकवरी की एजेंसी खोल ली है। अब जब आप नॉर्मल कंप्लेंट करते हो, कोई मेल करते हो या कोई ट्वीट करते हो, ट्वीट में काम आता है। ट्वीट में देखो क्या होता है ना कि वो जो सोशल मीडिया की टीम होती है, वो एक अलग टीम होती है और उसके पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती है, ठीक है? आम तौर पे ट्वीट करने पे विज़िट रुक भी जाती है और सारी चीज़ें, जैसे बजाज फाइनेंस है, उसकी जो विज़िट वगैरह है या कॉलिंग है, वो सब ट्वीट करने से ही रुक जाती है। और बताओ आप लोग, समझ रहे हो? तो उनके पास पावर होती है थोड़ी अलग से। बट जो नॉर्मल मेल करा जाता है, ठीक है? या रिकवरी वालों से गुहार लगाई जाती है, उसमें देखो होता क्या है, आपने मेल करी, मेल गई बैंक के सर्वर में, अब वहाँ से उनका जो टीएल होगा, उसको भेजा जाएगा वो मेल कि भाई साहब अपने रिकवरी एजेंट को समझा लीजिए कि वो कस्टमर को परेशान कर रहा है। अरे भाई उसी टीएल ने वो होम विजिट वाला बंदा आपके घर भेजा है या फिर कॉलिंग करवा रहा है आपको, वो क्यों रोकेगा इसको? वो नहीं रोकने वाला। वो उसको करेगा इग्नोर और वो उसको चलने देगा। लेकिन आरबीआई की कंप्लेंट में क्या होता है? आरबीआई की कंप्लेंट में ये होता है कि पहले जैसे आपने कंप्लेंट करी, अब बनेंगी एक, पहले तो फिजिकल कॉपी बनेगी, ठीक है, फाइल, और उसी फिजिकल कॉपी की 3 डिजिटल कॉपी बनेंगी, जो एक जाएगी बैंक को, एक जाएगी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट के ओनर को, और एक जो भी मैनेजर को आपका केस असाइन हुआ होगा उसको। अब ये जो तीनों कंप्लेंट्स इनके पास जाती है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं इसको। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि पिछले साल बजाज फाइनेंस पे 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया था आरबीआई ने रिकवरी के ऊपर। कोटक महिंद्रा बैंक पे भी 1.5-2 करोड़ का जुर्माना लगा था। और भी बैंकों पे लगता रहता है आप लोगों को, लेकिन उसका ये लोग पता है क्या है? जो न्यूज़ हेडलाइन वगैरह आती है वहाँ पर ये लोग बताते नहीं है इसके बारे में। वो लोग बोलते हैं कि किसी और रीज़न की वजह से लगा हुआ है। कंट्रोवर्शियल रीज़न है थोड़ा-सा। वो होता यही है, रिकवरी के रिगार्डिंग ही लगाया जाता है। क्योंकि जब आरबीआई में वहाँ कंप्लेंट सच साबित होती है ना, तो वहाँ पर आपको मुआवज़ा भी दिया जाता है। 10, 15, 20 हज़ार रुपए का, वो आपको मिलते नहीं है, आपके लोन अमाउंट वगैरह में से कट जाते हैं, ठीक है? तो भाई साहब अब जब ये तीनों कॉपी जाएगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर एक टाइम पे 1 मंथ के अंदर एक एजेंसी के ऊपर 3 कंप्लेंट हो जाए ना आरबीआई की, चाहे वो सच साबित हो ना हो, किसी ने ऐसे ही डाल दी हो, अगर 3 कंप्लेंट हो गई, तो भाई साहब वो जो एजेंसी है वो 3 महीने से लेके परमानेंटली तक उसको सस्पेंड कर सकते हैं। और जिनको ये मज़ाक लग रहा हो ना, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पिछले साल ही दिसंबर की बात है, 2025 दिसंबर की बात है, कि भाई साहब यहाँ जो मैं जहाँ पर रहता हूँ दिल्ली में, यहाँ पर कम से कम 20 से 25 एजेंसी को सस्पेंड करा गया था इसी चीज़ के रिगार्डिंग। और उसका रिकॉर्ड आपको मिल भी जाएगा गूगल पे अगर आप जाओगे तो, समझे? तो कोई एजेंसी वाला चाहेगा कि मेरी एजेंसी बंद हो, मेरी रोज़ी-रोटी जाए, 20 लोगों की नौकरी चली जाए, नहीं ना? तो वो एजेंसी वाला क्या करेगा? वो इस कस्टमर को कर देगा ब्लैक लिस्टेड, कि इस कस्टमर को ना तो आप कॉल ज़्यादा करोगे और ना ही आप इसके घर जाओगे। रिकवरी वाला तो आना ही नहीं है आपके घर फिर। रिकवरी वाला आपके घर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई उसे पता है कि एक कस्टमर ने पहले से आरबीआई में कंप्लेंट कर रखी है। अगर हम इसके घर दोबारा जाएँगे तो ये साला वीडियो बना ले, कुछ और कर ले, कोई और प्रॉब्लम दे दे और उसके बाद वो प्रूफ बन जाए, तो हमारी तो नौकरी गई। काम गया वो उनका, समझ रहे हो? बिल्कुल ही। तो वो ये नहीं करना चाहता, समझ रहे हो?
तो इसीलिए वो आपके जो विजिट वगैरह होगी उसको 100% बंद कर देंगे, आपके घर कोई नहीं आएगा। अब कई लोग पूछते हैं कि सर ये कौन-कौन से एनबीएफसी या कौन-कौन से बैंक के लिए वैलिड है? भाई आरबीआई रजिस्टर्ड जितनी भी एनबीएफसी या जितने भी बैंक हैं, मोस्टली सारे ही 100% बैंक आरबीआई रजिस्टर्ड हैं और आरबीआई 100% एनबीएफसी भी आरबीआई रजिस्टर्ड है। वो जो चाइनीज़ लोन ऐप है ना उनको छोड़ के, उनका तो आप नहीं भी भरोगे तो चलेगा। उनका तो आप खाली साइबर क्राइम में कंप्लेंट करो, बात खत्म हो गई, ठीक है? अब कई लोगों के साथ एक प्रॉब्लम देखने को मिली है कि वो उनका जब आरबीआई में वो लोग कंप्लेंट करते हैं ना, तो 3-4 महीने तक तो उनके यहाँ विज़िट नहीं होती, बट कइयों बार एक बार और विज़िट हो जाती है, 3-4 महीने के बाद, या फिर उनको 3-4 महीने के बाद दोबारा प्रॉब्लम देने लगते हैं। तो देखो होता क्या है, मेनली आपको समझाऊँ तो, अब आपने आरबीआई में कंप्लेंट करी, एक एजेंसी के पास गया केस, ठीक है? वहाँ पर जाके उन्होंने रोक दिया। लेकिन कई बार वो लोग डाटा में अपडेट नहीं करते कि कस्टमर ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है? तो दूसरी एजेंसी के पास केस जाता है, कई बार वो आ जाते हैं, या फिर कई बार कस्टमर ही गलती कर देता है। जैसे एक प्राइम एग्जांपल आपको दूँ तो मेरे एक कस्टमर थे, वो एजेड थे थोड़े, तो उनकी हमने आरबीआई में कंप्लेंट वगैरह करवाई थी। अब उनका सब कुछ रुक गया था, उनका 6-7 महीने से कोई विज़िट नहीं हो रही थी। एक दिन उनको कॉल आ गया, अब कॉल हल्के-फुल्के 1, 2, 4 चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा कि सर पेमेंट करवा दो। अब ये जो थे, ये थोड़ा ऑटो वगैरह से उतर रहे थे, तो इनका थोड़ा मतलब आवाज़, उन्होंने बोला ठीक है, मैं करवाता हूँ, ऐसे करके मुँह से निकल गई गलती से। अब जब उन्हें पता लगा कि ठीक है, करवाता हूँ, कस्टमर उसने रिकवरी वाले ने पीटीपी डाल दी, तो भाई साहब इनके घर पे फिर से विज़िट होने लगी। लेकिन हाँ, फिर हमने कंप्लेंट करवाई तो 100% रुक गई। तो उतना कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है? आप अगर हर 2-3 महीने में आरबीआई में कंप्लेंट वगैरह करवाते रहो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो साथियों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आपको आ रही है, तो भाई साहब ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद।